कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें जो कक्षा 12 के एग्जाम दे चुके हैं, अर्थात जो कक्षा 12 अब लगभग उनकी कंप्लीट हो चुकी है या जो कक्षा 12 पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं। सभी के पास दिमाग पर प्रेशर आ रहा होगा कि जल्दी से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए। और तभी आप सोच रहे होंगे कि 12th के बाद ऐसी कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आसानी से मिल सकती हैं, जिनको आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आपका मान लीजिए पीसीएम से, आर्ट साइड से, कॉमर्स से, किसी भी साइड से हो, बस 12th पास हो आप, तो ऐसी कौन कौन सी जॉब्स हैं जिन पर आप बहुत ही आसानी से अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो 12th बाद ही। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th के बाद टॉप 10 सरकारी नौकरियों के बारे में। 10 सरकारी नौकरी बताऊंगा, 10 नहीं बल्कि और ज्यादा बताऊंगा आपको। सारा चीज बताऊंगा किस तरीके के उनमें ज्वाइनिंग मिलेगी और किस तरीके से आप कमा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल देखा होगा आपने कि यूपी पुलिस में कितनी वैकेंसी निकली है, पूरी 60,000 से भी ज्यादा भर्तियां निकली थी। इसी तरीके से आपका दिल्ली पुलिस में भी काफी ढेरों सारी वैकेंसीज निकलती हैं, और आपका हरियाणा पुलिस, दुनिया भर की, मतलब स्टेट पुलिस का मतलब आपका उत्तर प्रदेश पुलिस हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, हरियाणा पुलिस हो गई, बिहार पुलिस हो गई, राजस्थान पुलिस हो गई, यानी सभी राज्यों की अपनी अपनी पुलिस फोर्स होती है। तो उनमें 12th पास ही भर्ती किए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आप 12th पास हो, लेकिन हाँ यदि पुलिस है तो भाई पुलिस में थोड़ा सा हाइट का भी इश्यू रहता है। तो पुलिस में वही स्टूडेंट्स जा सकते हैं जिनकी मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप 12th पास कर रखे हो, उम्र आपकी 18 से कितनी, वही 18 से 24 या 18 से आपकी 25 साल हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आ गई बात। बाकी छूट वगैरह अलग मिलती है। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है, तो वो छूट अलग है, हम जनरली बात कर रहे हैं। तो आप 12th के बाद स्टेट पुलिस यानी कि किसी भी पुलिस में आप फॉर्म भर सकते हो। उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है कि आपका सबसे पहले एक एग्जाम होगा, फिर एग्जाम के तुरंत बाद जैसे रिजल्ट आ जाएगा, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, आपकी मेरिट लगेगी। मेरिट में यदि आपका नंबर आ जाता है तो फिर उसके बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल में आपका मापतोल होगी शरीर की, यानी कि लंबाई, आपका सीना वगैरह मापा जाएगा, और दौड़ होगी। ठीक है, समझ में आई बात। दौड़ होगी, दौड़ के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में लास्ट मेडिकल होता है, और फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है फाइनल। और सिलेक्शन के बाद आपका सबसे ज्यादा चीज होती है, आप पूछ रहे होंगे कितनी रोकड़ी मिलेगी, तो 30,000 के समथिंग मान लीजिएगा, 25 से 30,000 शुरुआत में मिलेंगे। उसके बाद हर साल आपका इंक्रीमेंट जुड़ता रहेगा। 2 बार इंक्रीमेंट यानी महंगाई भत्ता 2 बार जुड़ता है, डीए टीए वगैरह दुनिया भर की चीजें, और अलाउंसेस, आपका हाउस वाला अलग से पैसा मिलता है। तो कुल मिलाकर आपका यानी कि लगभग आपका 6 से 8% हर सालाना इनकम आपकी बढ़ती रहेगी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का यही फायदा रहता है कि महंगाई भत्ता लगातार बढ़ता रहता है, साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है, और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते रहते हैं, तो आपकी इनकम लगातार बढ़ती रहती है। ठीक है, चलिएगा अब बात कर लेते हैं। फिर दूसरी बात आता है एसएससी सीएचएसएल। आप इसमें इच्छुक नहीं हो तो आप दूसरे नंबर की भर्ती है एसएससी सीएचएसएल। ये क्या है भाई, इसमें आपके जितने भी सरकारी दफ्तर होते हैं उनमें क्लर्क वगैरह होते हैं, वहां पर ये भर्तियां कराता है। जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क हैं, आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, कोर्ट में क्लर्क होते हैं, इनकी भर्तियां होती हैं। तो ये आपका एसएससी सीएचएसएल के थ्रू होती हैं। 12th पास आप होने चाहिए, आप इसको भर सकते हो। किसी भी स्ट्रीम से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको भर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई, इसमें सबसे पहले एक एग्जाम होता है। ठीक है, एग्जाम, ये पहला जो एग्जाम है आपका एमसीक्यू टाइप होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। फिर इसमें केवल एक पेपर था, ये भी आपका एमसीक्यू टाइप का था, लेकिन यहां पर दूसरा, इसमें क्या है,
ये लोअर डिवीजन क्लर्क वगैरह में आपका 2 पेपर होते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है, यानी कि ऐसे वगैरह लिखने वाला पेपर भी होता है, यानी लिखित पेपर भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट का मतलब ये है कि यदि डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो आपकी टाइपिंग वगैरह भी टेस्ट की जाती है। यदि आपका नॉर्मली क्लर्क है तो आपका किसी में टाइपिंग टेस्ट नहीं किया जाता है, तो ये 2 टेस्ट होते हैं, तो किसी में 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका हल्का फुल्का मेडिकल होता है। मेडिकल पुलिस जैसा नहीं होता, देखिए सरकारी जितनी भी जॉब्स हैं सभी में मेडिकल होता है, लेकिन बस पुलिस यानी फोर्स को छोड़कर बाकी किसी के मेडिकल में कोई स्टूडेंट नहीं निकलता है, ठीक है। बस आप पर बोलना आना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, तो आप समझ में आ गए होंगे। तो इसकी भी सैलरी वही 25 से 30,000 शुरुआत में मिलेगी और लगातार ये बढ़ती जाती है, सैलरी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। चलिएगा, आगे की बात कर लेते हैं। फिर आता है आपका एसएससी जीडी। एसएससी जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी के तहत आपकी भर्तियां होती हैं कांस्टेबल पदों पर फोर्सेस में, जैसे कि आपका बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, एनआईए, ठीक है। तो इनमें बहुत सारे कांस्टेबल भर्ती किए जाते हैं, तो वो एसएससी कराती है इनकी भर्ती जीडी के थ्रू, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, यानी आप सिपाही बनोगे, फौजी बन जाओगे, ठीक है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, यानी कि अर्धसैनिक बलों का इनको दर्जा दिया गया है। जैसे आपकी आर्मी होती है वो सेना होती है, ये आपकी अर्धसेना मानी जाती है, यानी फौजी बनोगे आप, सीधे सीधी बात, ठीक है। बीएसएफ के जवान बन जाओगे, इसकी डायरेक्ट भर्ती होती है। और ये 12th बाद आप भर सकते हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप भर सकते हो, इसमें आपकी हाइट वगैरह वही चीज होती है। और इसकी बात करी जाए तो सबसे पहले एक एग्जाम होगा रिटन, यानी एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा, उसमें अब 10 गुने से ज्यादा स्टूडेंट लिए जाते हैं, आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट में जब नंबर आ जाएगा तो फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल यदि आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग पर बुला लिया जाएगा। समझ में आ गया प्रोसेस। अब सभी की एक एक अलग से डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा, फिलहाल आप यहां पे समझ रहे होंगे कि आपको क्या करना है, मोरवली नोटा मोटा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पर आ जाती है एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ जितनी भी सरकारी दफ्तर होते हैं उनमें बहुत सारे, कोई क्या है कि आपका पानी, पौधों में पानी लगाने वाला एक कर्मचारी चाहिए होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है उनमें पौधे होते हैं, पौधों में पानी लगाने वाला, ठीक है। घंटा लगाने वाला, घंटा जो बजाता है टन टन करके, ठीक है। और मतलब किताबों का रख रखाव करने वाला, या जितनी म्युनिसिपल ऑफिसेस होती हैं, या आपके कोर्ट में आपके 4th क्लास श्रेणी का कर्मचारी या 3rd क्लास कर्मचारी है, यानी मल्टीटास्किंग है, यानी ऑफिसों का जो किताबें हैं उनको रख रखाव करने वाला। तो ये आपके एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ में आते हैं। पहले इसके 2 पेपर होते थे, लेकिन अब की बार क्या है, केवल 1 पेपर होता है। आप पेपर दीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, जॉब आपकी, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ में सिर्फ और सिर्फ आपको एक, इसका मेन क्या है, मेन आपका एग्जाम है, एग्जाम दे देंगे तो आप पास करके आप मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी, एमटीएस में भी भर्ती पा सकते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे की बात करते हैं। आपका एसएससी स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर क्या होते हैं भाई, आपने देखा होगा जब बड़े बड़े अधिकारी होते हैं तो उनके साथ में एक और कर्मचारी चलता है साथ में, अपना एक कॉपी लेके, ठीक है। अधिकारी किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या किसी को सजा दे रहे हैं या किसी को, मान लीजिए बहुत सारी चीजें अधिकारी बोलते हैं तो वो सारी चीजें उन्हें तो याद नहीं रहती, तो उनका एक स्टेनोग्राफर रहता है। या किसी ऑफिसों में देखा होगा जज वगैरह है तो उनका भी एक स्टेनोग्राफर होता है जो लेटर वगैरह, आदेश वगैरह को टाइप करता है। वो बोलते हैं कि भाई फलाना एसएचओ यहाँ पर हाजिर नहीं हुआ है तो उनके लिए एक लेटर लिखो, तो लेटर लिखने वाला कौन होता है, स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर को बुलाओ, उनके लिए लेटर बनाओ। तो ये काम किसका होता है, स्टेनोग्राफर का होता है। या बड़े बड़े अधिकारी किसी को मतलब कोई चीज चिन्हित करनी है तो अपना स्टेनो, मतलब एक स्टेनो भाषा होती है। जैसे कि आजकल देखा होगा आपने यूट्यूब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, मैसेंजर यूज करते हैं, वहां पे लिखना होता है गुड मॉर्निंग लिखना है तो आपका सीधे सीधे लिख दिया जीएम लिख दिया, गुड मॉर्निंग हो गया। या एसएमएस या मैसेज लिखना है तो एमएसजी कर देते हैं तो ये मैसेज हो गया। तो ऐसी शॉर्ट हैंड भी होती है एक, जिसमें क्या होता है शॉर्ट हैंड, यानी कि स्टेनो हम छोटा छोटा शॉर्ट हैंड करके भी लिखते हैं तो उनकी भी भर्तियां होती हैं, ठीक है, अलग से। तो स्टेनोग्राफर का मतलब आप समझ गए होंगे कि यानी कि
जो आदेश वगैरह टाइप करते हैं या मतलब आपके लिए आदेश बनाते हैं। हर अधिकारी का एक अपना पर्सनल स्टेनो होता है, स्टेनोग्राफर होता है जिस पर वो आदेश टाइप होते हैं। तो आदेश टाइपर जो होता है वो अलग से होता है, तो उसकी भर्ती आप कर सकते हो। तो 12th पास उसकी भर्तियां निकलती है, यानी 12th पास के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और उसमें क्या होता है, आपको एक एग्जाम देना होता है, नॉर्मली MCQ टाइप का एग्जाम होगा। उसके बाद आपका स्टेनो का भी टेस्ट होता है, ठीक है, एक टेस्ट होता है। उसके बाद में आपका भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह और बाकी काम टनाटन है। आगे बात करते हैं RPF। आपने देखा होगा रेलवे में जब आप सफर करते हैं तो रेलवे में दो तरीके के कर्मचारी दिखाई देंगे। एक तो जहां का रेल गुजर रही है या जहां की रेल है वहां का स्टेट पुलिस इसके अंदर रहती है, और एक रेलवे के कर्मचारी यानी RPF के कर्मचारी और मिलते हैं उसमें। रेलवे के पुलिस मिलती है, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस यानी कि आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, RPF के जवान रहते हैं वो, उनकी भर्तियां भी डायरेक्ट होती हैं 12th पास, ठीक है। 12th पास हो तो आप RPF में जा सकते हो। RPF में वही हाइट वगैरह का इश्यू रहता है, तो आपको पता ही है कितनी कितनी हाइट चाहिए। इसी में किसी में 2 सेंटीमीटर ज्यादा कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिएगा। अब RPF का वही प्रोसेस वही है, पुलिस का सभी का प्रोसेस वही है कि एग्जाम होगा एक, फिर फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, यही प्रोसेस होता है, ठीक है, चलिएगा। अब बात कर लेते हैं आपका फॉरेस्ट गार्ड। आप वन रक्षक में भी आप भर्ती कर सकते हो। तो 7वें नंबर की जो जॉब है आपकी वन रक्षक, यानी कि आपका फॉरेस्ट गार्ड। आजकल जंगल वगैरह रहे नहीं है, तो थोड़े बहुत जंगल हैं और उनमें वन रक्षक मस्त आराम से वहां पे एक बना लेते हैं, ऑफिस टाइप की एक घर टाइप का बना लेते हैं और वहीं पर अपनी खटिया चारपाई डालते हैं और मस्त सोते हैं, ठीक है। अपना ट्यूबवेल वगैरह लगा ले, उसमें नहाए, फल वगैरह तोड़े, खाए पिए, मस्त मौज बहार, ठीक है, ना टेंशन। जंगल बची ही कहाँ है, तो ड्यूटी करने की बची ही कहाँ है, ठीक है। बहुत थोड़ा बहुत जंगल है, तो बस ये है। तो इस तरीके से लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, तो वन रक्षकों के तो मजे हैं, ठीक है। लेकिन जॉब्स निकलती हैं और उसको आप भर सकते हो। 12th और 10वीं पास निकलते हैं, वही एग्जाम, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और जॉब्स आपकी, ठीक है। सभी में 30 से 35 हजार, यानी कि 25, 30, 35 हजार शुरुआत में सभी में मिलते हैं। 30 हजार के लगभग मोटा मोटी मान लीजिए इनमें सभी में। फिर आपका आ जाता है रेलवे में ALP की भर्ती आती है। RRB यानी रेलवे में ALP, असिस्टेंट लोको पायलट, यानी गाड़ी जो चलाते हैं रेल जो चलाते हैं उनके साथ में उसको लोको पायलट बोलते हैं। उसी के साथ में एक असिस्टेंट लोको पायलट रहता है, 2 लोग रहते हैं। बाकी गाड़ियों का जो बदलना होता है वो अलग तरीके से होता है, लेकिन गाड़ी को स्टार्ट करना, रोकना, ये काम लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट का होता है। तो वो गाड़ी की स्पीड कितनी देनी है, चढ़ाई आ रही है तो उस पर ज्यादा करनी है, ढलान आ रहा है तो कम करनी है, तो ये सारी चीजें असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट मिलकर करते हैं। तो उसमें असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती होती है 12th पास, लेकिन इसमें खास बात यह है कि 12th आपकी PCM से होनी चाहिए। तो ये PCM वाले इसमें भर सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये आपका इसमें भी 2 एग्जाम होते हैं, फिर आपका मेडिकल वगैरह होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपका इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक, ठीक है। जैसे नेवी होती है उसी तरीके से तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्तियां भी होती हैं, तो उसमें भी आप डाल सकते हो। तो वो भी 12th पास निकलती है, ठीक है। और बाकी आप 12th पास के बहुत सारी फोर्सेस में तो आप जानते हो, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनमें अग्निवीर के तहत भी 12th पास हो तो आप अग्निवीर के तहत भी इसमें भर्ती हो सकते हो। वो 4 साल की जॉब्स है, लेकिन उसमें से भी 25% को परमानेंट कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए सुनहरा अवसर होगा। अब आती है सबसे मेरी खास सबसे पसंदीदा जॉब इसरो में। इसरो है आपका इंदिरा गांधी, देखिए इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, IGCAR पूरा नाम, या BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये जितने भी रिसर्च सेंटर हैं इनमें लैब असिस्टेंट की, ठीक है, लैब बहुत बड़ी बड़ी लैब होती हैं। आपने देखा होगा 12th में आपकी जो प्रैक्टिकल की लैब होती थी, इसी तरीके की इनमें रिसर्च सेंटर होते हैं, इनमें बहुत बड़ी लैब होती है। तो उसमें जो काम करने वाले होते हैं वो सरकारी लैब असिस्टेंट होते हैं, या उनके मान लीजिए ऑपरेटर्स होते हैं। लैब में जितने भी मशीनें हैं उनको चलाने वाले, उनका देख रेख करने वाले, तो उनको क्या बोलते हैं, प्लांट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों की भर्तियां होती है 12th पास, 12th पास होने चाहिए आप, लेकिन आपकी
फिजिक्स और केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, चलिएगा। यानी पीसीएम वाले, आप पीसीबी वाले भी इसको भर सकते हैं, पीसीएम या पीसीबी वाले इनको भर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका खास प्रोसेस क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें खास प्रोसेस ये है कि पहला तो इसमें एग्जाम होगा, और एग्जाम एक दिन में 2 एग्जाम होते हैं, एक जनरल एग्जाम होता है और एक फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। यानी कि एक दिन में जैसे एनडीए में होता है उसी तरीके से होता है, यानी कि एक दिन में 2 एग्जाम होंगे। एक सुबह की शिफ्ट में होगा 10 से 12, फिर 2 घंटे का आपको मिलेगा ब्रेक, फिर आपका 2 से 4, इस तरीके से एग्जाम होता है। 2 एग्जाम होंगे। पहला एग्जाम आपका जनरल होगा, जिसमें जनरल सामान्य ज्ञान, जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, रीजनिंग वगैरह के पूछे जाएंगे। दूसरे में आपका सब्जेक्टिव होता है, या जैसे कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में से 30 क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से रहेगा। फिर जब ये आपका पहले का रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, पहले का रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, पेपर देके हटोगे आप कंप्यूटर पर, उसके 30 मिनट बाद रिजल्ट आ जाएगा, 30 या 1 मिनट 1 घंटे बाद। फिर आप दूसरे टेस्ट का देंगे, दूसरे टेस्ट का रिजल्ट आपका 1-1.5 महीने बाद आता है। फिर आपका लैब टेस्ट होता है। लैब टेस्ट में आपका एक फिजिक्स का प्रैक्टिकल कराया जाता है आपसे, और एक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कराया जाता है, ठीक है। फिजिक्स में आपसे, या तो जैसे आपने 12th क्लास में फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स किए होंगे, उसी तरीके के प्रैक्टिकल होते हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और फिर आपका मेडिकल होता है। जॉब आपको मिल जाती है, 30 से 35 हजार या 30 हजार के समथिंग आपको शुरुआत में सैलरी मिलेगी, और उसके बाद लगातार आपके इंक्रीमेंट, दुनिया भर के अलाउंसेस मिलते रहते हैं, और सैलरी आपकी लगातार बढ़ती रहती है। तो मेरे द्वारा दी गई 10 जॉब्स की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ये 10 ऐसी जॉब्स हैं जिनको 12th के बाद आप आसानी से भर सकते हो फॉर्म, और जॉब पा सकते हो। तैयारी कीजिए, जॉब्स निश्चित रूप से आपकी मिलेगी, ठीक है। अब मैं एक एक करके सभी के बारे में विस्तृत जानकारी बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या रहता है, सारी चीजें आपका बखूबी एक एक तरीके से बताया जाएगा।